कांग्रेस मुसलमानों को स्टेक होल्डर समझ रही है या वोट बैंक समझ रही है? कांग्रेस कमजोर हो रही है इसलिए मुसलमान कमजोर हो रहा है। कांग्रेस मजबूत होगी मुसलमान खुद मजबूत रहेगा। कांग्रेस की के कमज़ोर होने की वजह क्या आपको लग रही है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये बहुत बड़े कारण है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए? कांग्रेस का रिवाइवल होगा कैसे? वापसी कैसे होगी कांग्रेस? देश के अंदर लोगों को क्रांति लानी। पिछले चंद साल में बुलडोज़र हो, मॉब लिंचिंग हो, मज़ार, मदरसा, मुसलमान, मस्जिद, इनका डेमोलिशन शुरू हुआ है। जब आग लगती है ना तो फिर आग ये नहीं देखती है कि बराबर पड़ोस में कौन है। बुलडोज़र संस्कृति देश को तबाह कर देगी। बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में बंद है। कि ये तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन सुप्रीम कोर्ट को करना है। मुसलमानों को इस वक्त अपनी हालत बेहतर करने के लिए एज अ पॉलिटिशियन, एज अ कांग्रेसमैन और एज अ मुस्लिम आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मुसलमान बार बार ही कहते हैं कांग्रेस कमजोर हो गई। आप वोट नहीं दे रहे तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? बंगाल के हवाले से बीजेपी हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती है कि हिंदुस्तान में बहुत बांग्लादेशी मुसलमान आकर रह रहे हैं रिस्पेक्ट के तौर पर। अगर सीमाएं आपके हाथ में सुरक्षित नहीं है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। जो आपके वक्त की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये मुसलमान को तो खौफ है। जो वक्फ कानून बना है उस कानून के अंदर मुसलमान के वक्फ को बर्बाद करने के सारे इंतजाम तो कर दिए उन्होंने। इबादत अब गुनाह की कैटेगरी में आ गया है। 90% लोग गुलामी करें और 10% लोग राज करें। इस सिस्टम के ऊपर ये ले जाना चाहिए। शिमला में कांग्रेस की सरकार, प्रशासन आपके हाथ में, ताकत आपके हाथ में। अच्छा, मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। मस्जिद अपनी जगह खड़ी है, बस इतना ही समझ लीजिए। पर अपनी जगह खड़ी रहेगी। आदाब, नमस्कार। आज मेरे साथ एक ऐसे सियासतदान, एक ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि हिंदुस्तान के एक बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करते हैं, और साथ ही वो मुसलमानों की भी नुमाइंदगी करते हैं जिसकी नुमाइंदगी आज बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मेरे साथ हैं इमरान मसूद साहब। शुक्रिया। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। मैं आपसे बहुत सारे सवालात के जवाब चाहूँगा। हिंदुस्तानी सियासत, मुसलमान, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस और समाजवादी के रिश्ते, 27 की तैयारी। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि आप पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि आप कांग्रेस का वो चेहरा हैं जिसे एक पोलराइजिंग ब्रांड के तौर पे देखा जाता है। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? मैं कैसे पोलराइजिंग ब्रांड हो सकता हूँ? मुझे तो जिताया हिंदुओं ने, जिताया दलितों ने, तो मुझे तो जिताने वाले वो, मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं कम्युनल पॉलिटिक्स के सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ, तो मैं कैसे हो सकता हूँ? मुझे नहीं पता। ये आप मीडिया वाले किसी को भी कुछ बना दें, ये तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमारा तो कभी भी कम्युनल एंगल होता ही नहीं। पॉलिटिक्स में क्या ज़िंदगी में कोई कम्युनल एंगल नहीं हो सकता? एक्चुअली जिस पार्टी से फ़िलहाल आपका ताल्लुक़ है, कांग्रेस पार्टी से, वो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है। पिछले कुछ दिनों में कुछ सालों में ये देखा गया है कि वो मुसलमान नाम लेने से परहेज़ करती है, ज़्यादातर अल्पसंख्यक बोलकर निकल जाती है। राहुल जी के भाषण देखिए, राहुल जी मुसलमान बोलते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बड़े नेता जो हैं वो अल्पसंख्यक बोलते हैं। हाँ, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन राहुल जी के लिए नहीं। राहुल जी मुसलमान बोलते हैं। मुसलमान के इश्यूज़ पर राहुल जी सिर्फ मुसलमान ही बोलते हैं। तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, ये बड़ा कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। सीनियर नेताओं में देखा है मैंने। देखिए, मैं और की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कांग्रेस में नहीं। और ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ देश में चल रहा है, ये देश के लिए बेहतर नहीं है जी। देश की एक बहुत बड़ी आबादी को अगर साइडलाइन करने का काम हो रहा है तो ये देश की तरक्की के अंदर बाधक होगा जी। जंग आज़ादी में लड़ाई लड़ने में जब शाना बशाना हम लोग चलने का काम किया, हमारे आबा अजदाद ने जंग आज़ादी में फांसी के फंदों को चूमा, तो इस उम्मीद के साथ हिंदुस्तान बना था कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सब लोग तरक्की करेंगे। और सब लोगों की तरक्की तभी संभव होती है जब सबकी हिस्सेदारी हो। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली
पिछले कुछ सालों से लगातार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन घट रहा है और इसके ऊपर चिंता सबको करनी चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप उठा करके देखें तो लगातार रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। 24 MP है फिलहाल, लेस देन 5%। मैं कहता रहा हूँ कि लगातार रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। लगातार 68 तक रहते थे जी। लगातार रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। अच्छा, अगर मैं मुसलमान और कांग्रेस के हवाले से आपसे बात करूं, इस वक्त कांग्रेस मुसलमानों को स्टेक होल्डर समझ रही है या वोट बैंक समझ रही है? देखिए, कांग्रेस तो जो समझ रही है वही समझ रही है। कांग्रेस की समझ में कोई फर्क नहीं है जी। कांग्रेस तो जो पहले समझती थी वही आज समझ रही है। कांग्रेस किसी एक धर्म की, किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो सबकी बात करती है, सबके लिए बोलती है। तो कांग्रेस की तो बात अलग है। कांग्रेस कमजोर हो रही है इसलिए मुसलमान कमजोर हो रहा है। कांग्रेस मजबूत होगी, मुसलमान खुद मजबूत रहेगा। मुसलमान क्या, सब मजबूत रहेंगे। आज दलित का भी यही हाल है, क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखती है। तो कांग्रेस के कमजोर होने की वजह क्या आपको लग रही है? देखिए, कांग्रेस के कमजोर होने की वजह देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना है और हर चीज के अंदर नफरत, हर चीज में नफरत, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत, कहीं धर्म के नाम पर नफरत, कहीं जाति के नाम पर नफरत। तो ये तमाम चीजें उसके बहुत बड़ा कारक हैं। उसके बाद सारी संस्थाओं के ऊपर जिस तरह से कब्जा हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये बहुत बड़े कारण है। आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया। अभी हरियाणा इलेक्शन के बाद भी अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया, बहुत सारी चीज़ें बातें उसमें। और मैं ज़ाती तौर पे ये देखता हूँ कि कांग्रेस में अगर राहुल गांधी कुछ भी इल्ज़ाम लगाते हैं बीजेपी पे या सरकार पे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब कुछ ठीक है, मगर उसके बाद वो ट्रांसलेट नहीं होता किसी प्रोटेस्ट में, कार्यकर्ताओं तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। सब पहुँचती हैं। आज का ये दौर नहीं है, ये आंख बंद करने वाली स्थिति है। आज जब राहुल गांधी बोलते हैं तो हर आदमी की जेब में मोबाइल है, वो देखता है। और राहुल जी ने पूरे सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। और देश में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि राहुल जी ने बोला ये ऐसे ही है। भाई, सबूत के साथ आपको दे रहे हैं, आपकी वोटर लिस्ट दे रहे हैं, आपकी वोटर लिस्ट में से वोट निकाल के दे रहे हैं, और उसके बाद एक ब्राजील की मॉडल का फोटो आपकी वोटर लिस्ट पर आ रहा है, और उसके बाद भी आप कहेंगे कि सबूत दें। सबूत क्या दें? और इससे ज्यादा मैं वही तो कह रहा हूँ, सबूत दिया उन्होंने, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़े खुलासे भी किए, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की बात होती तो वो फिर, जैसे बिहार में उसके बाद इलेक्शन हुआ, तो बिहार में क्या हुआ? और उसके बिहार बाद में वही चुनाव से पहले SIR के अंदर 67 लाख वोट काटे गए जी। एंड चुनाव से पहले 67 लाख वोट काट दिए। ये जो कुछ हो रहा है, तो आप देखिए ना, इन चीजों को गौर व फिक्र करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ तो जाएंगी। फिर जब देखिए, आप कह रहे हैं एजेंसीज सरकार के हाथ में है, कब्जे में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके कब्जे में है, सारे सबूतों के बाद भी कुछ हुआ नहीं जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, तो फिर कांग्रेस का रिवाइवल होगा कैसे? वापसी कैसे होगी कांग्रेस की? देखिए, देश के अंदर लोगों को क्रांति लानी पड़ेगी। लोगों को समझना पड़ेगा कि सब सिस्टम हाईजैक हो गया है। तो अब आपको ही खड़े होकर के बोलना पड़ेगा। चुनाव, अब SIR चल रहा है, जहां जहां SIR चल रहा है, अगर आप लोग जागरूक रहेंगे तो ये गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। तो आप जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, दो तरह की सियासत अभी चल रही है हिंदुस्तान में। एक तो सरकार बना विपक्ष है, दूसरा एक नैरेटिव है। वो नैरेटिव ये है कि भाई आप मुसलमानों को जितना दबा कर रखेंगे 80% की आबादी उतनी आपसे खुश रहेगी, जो बहुत वाज़ेह तौर पे दिख रहा है। पिछले चंद साल में बुलडोज़र हो, मॉब लिंचिंग हो, मज़ार, मदरसा, मुसलमान, मस्जिद, इनका डेमोलेशन शुरू हुआ है। जब आग लगती है ना जी, तो फिर आग ये नहीं देखती है कि बराबर पड़ोस में कौन है। बुलडोजर संस्कृति देश को तबाह कर देगी। आपने देख लीजिए बनारस में क्या हुआ। आपने बुलडोजर चलाए मदरसों पर, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए, लेकिन आपने अब बुलडोजर कहाँ चल रहा है? अब बुलडोजर आपने सारे प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, क्योंकि उनको डर नहीं रहा। आस्था के ऊपर चोट करने से वो डरते नहीं है। मंदिर भी तोड़ दिए, FIR कराई 2-3 दिन MP के खिलाफ। उनके सुमित्रा महाजन के खिलाफ क्यों नहीं कराई आपने? सुमित्रा महाजन जी ने भी तो कहा ही इसके लिए, उनके खिलाफ तो आपने FIR नहीं कराई। उन्हीं की पार्टी की है। लोगों के अंदर आक्रोश है, पाल समाज के अंदर बहुत आक्रोश है।
तो मणिकर्णिका घाट के ऊपर जिस तरह से, और कह रहे हैं कि एआई से जनरेटेड, तो आप सच्चाई दिखा दीजिए। मतलब कमाल ये हो गया कि ऐसे जो आंख से दिखाई दे रहा है उसको भी झुटला देते हैं, जो आंख से दिखाई दे रहा है। मूर्ति हमने उठा ली, मुझे तो इतना पता है हिंदू धर्म के अंदर खंडित मूर्ति पुनर्स्थापित नहीं हो सकती। तो आपने प्राचीन मूर्तियों को खंडित कर दिया, तो कौन जिम्मेदार? शिव जी की मूर्ति के गले में जंजीर डाल करके ट्रैक्टर खींच कर ले जा रहा है, हनुमान जी की मूर्ति को गले में जंजीर बांध करके खींचा जा रहा है। तो ये जो आस्था पे चोट कर रहे हो, इसका जवाब कौन देगा? लोगों को ही समझना पड़ेगा ना। हाँ, मेरा सवाल लेकिन ये है कि जिस तरह से मज़ार, मस्जिद, मदरसे, मुसलमान, इन सब पे हमले हुए डिमोलिशन के और बुलडोज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये क्या है कि अब ये क्या है कि हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से दूरियां बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में एक सभ्य समाज कह लीजिए या एक गंगा जमनी तहजीब, उसकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी? नहीं, देखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। लोगों की समझ में आ रहा है, नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से ही चलेगा, नफरत से नहीं चल सकता। तो क्या रास्ता है इसका? रास्ता खुद लोग समझेंगे, रास्ता खुद लोग समझेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे इनको, ऐसा नहीं है, खुद लोग समझेंगे। अब ये मनरेगा खत्म करके इन्होंने गरीबों के ऊपर चोट कर दी, सीधे सीधे उनकी रीढ़ तोड़ दी। यूपी में आपकी पार्टी कई दशकों से बाहर है सत्ता से। समाजवादी पार्टी से अलायंस हुआ, महागठबंधन बना, 27 का इलेक्शन बहुत करीब है। कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो क्या इस बार फिर से समाजवादी पार्टी से कोलिशन होगा? ये फैसला तो पार्टी का है, ये फैसला मेरा नहीं हो सकता है जी। मेरा काम नहीं है। जो पार्टी ने मुझे काम दिया है मैं उस काम के ऊपर फोकस किया हूँ। मैं तो बहुत फोकस्ड आदमी हूँ। मेरा काम पार्टी के अंदर अपने संगठन को मजबूत करना, अपनी पार्टी को मजबूत करना, वो काम कर रहे हैं हम। अच्छा, एक सवाल आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन मैं आपसे जवाब बहुत ईमानदारी से चाहूँगा। ये कहा जाता है बाहर हलकों में, अब आप बाद में ये मत कहिएगा कि सरकार का या बीजेपी का एजेंडा है, कांग्रेस में कहा जाता है कि 2 धड़े हैं वहाँ पे, एक राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी। आप चूँकि प्रियंका जी के बहुत क्लोज हैं, मैं राहुल जी के भी और राहुल जी के भी क्लोज हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि 2 धड़े हैं वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नैरेटिव बनाने का काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये झूठ परोसने का काम गोदी मीडिया करती है, ये झूठ परोसते रहते हैं। अपने यहाँ कितने धड़े अपने बताओ ना। हमारे यहाँ तो कोई नहीं, हमारे सबके नेता राहुल गांधी हैं। अच्छा, ये तो मानेंगे कि आप जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में के 2 धड़े नहीं हैं, लेकिन ये आप मानते हैं कि यूथ बनाम जो आपकी पुरानी जनरेशन है कांग्रेस में, इन दोनों के बीच बनती नहीं है आपस में? ऐसा भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे सबसे सीनियर हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के। चलती है उनकी पार्टी में? क्यों नहीं चलती? अध्यक्ष हैं पार्टी के। पार्टी के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अभी भी जो सत्ता की चाबी है वो राहुल गांधी के हाथ में है। नहीं, वो राहुल गांधी हमारे नेता हैं जी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अगर खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, जो सम्मान खड़गे साहब को राहुल जी देते हैं, क्या उस सम्मान की अपेक्षा आप भाजपा में करते हैं? क्या कोई कर सकता है अपने नेता का ऐसा सम्मान? आडवाणी जी को कुर्सी के ऊपर नमस्ते भी नहीं होती। मुरली मनोहर जी ये जितने मार्गदर्शक मंडल में गए थे, वो बेचारे मार्गदर्शक वर्ग तो बचे नहीं, वो बस कुर्सियों के लाले पड़ गए उनको। कांग्रेस का रिवाइवल सिर्फ एक ही हालत में पॉसिबल है, जब जनता नई जो सरकार अभी है उसको पलट। पार्टी क्या कर रही है इसके लिए? देश का अंदर जो हालात हैं जी, पार्टी क्या कर रही है? पार्टी लड़ने की कर रही है। पार्टी लड़ती हुई आपको दिखाई देती है, बोलती हुई दिखाई देती है, हर मुद्दे पर बोलते हैं, हर चीज के ऊपर बात करते हैं। और क्या करेंगे और क्या चाहते हैं आप? सड़कों पे नहीं दिखता है वो। सड़कों पर जो एक जो स्ट्रेंथ दिखती है बीजेपी की नैरेटिव में या कार्यकर्ताओं में या रैली में तो भीड़ हमारे आती है, वोट उनकी रैली में तो भीड़ आती नहीं, बट वोट उनके वोट उनके पास चला जाता है। तो ये वोट तो चमत्कारिक तरीके से जा रहा है ना उनके पास। इसको कैसे काटेंगे आप लोग? वही तो पूछ वही कह रहा हूं ना कि ये अगर ये हालात रहेंगे तो देश के अंदर लोग आ जाएंगे और कुछ बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा। अच्छा, सीबीआई ईडी सरकार के पास है, इलेक्शन कमीशन जब सरकार आप कहते हैं चलेगी, आपको लगता है कि जुडिशरी जो है इस वक्त वो फेयर है? जुडिशरी पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही है कि जुडिशरी का जो सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए। और जुडिशरी के ऊपर जो लोगों का विश्वास है
वो विश्वास डिगना नहीं चाहिए। जुडिशरी निष्पक्ष है, लेकिन निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। तो जो एक ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर जो जुडिशरी को लेकर थोड़ी सी मुसलमान के लिए क्यों कह रहे हैं आप? मैं उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। क्या वांगचुक मुसलमान है? मैं इसमें उस पर आ रहा हूँ, उस पर भी आऊँगा। वांगचुक मुसलमान है? मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस तरह के कुछ अगर फैसलों की मैं बात करूँ तो ये कहा जाता है कि जुडिशरी ने आँख बंद करके फैसले दे दिए। मैंने अभी एक बात के अंदर सब कर दिया जी, कि निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं है, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। दिखना ज़रूरी है। अभी एक मामला हुआ उमर खालिद का, आपके बयानात भी आए। वांगचुक का भी नाम, वांगचुक का भी, हाँ ऑब्वियसली वांगचुक का भी नाम है। तो बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में बंद है। मैंने कहा ना कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। सेम डे हम्म, 2 डिसीजन। हम्म, बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल नियम है, ना देना अपवाद। तो ये अपवाद है या कुछ देखिए ना, पॉलिटिकल आप ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है और 1 साल के लिए भी आप अपील भी नहीं कर सकते। तो ये मैंने कहा ना कि ये तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन सुप्रीम कोर्ट को करना है। इंडिया अलायंस पेपर पे है या वाकई है अभी? मैं तो कांग्रेस में हूँ साहब, मुझे तो कांग्रेस का पता आप है। बड़ी पार्टी अलायंस में। मैं तो कांग्रेस में हूँ, मुझे कांग्रेस का पता है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। मुझे जो पार्टी आदेश देगी वो करूँगा, उसके अलावा मैं करता नहीं कुछ भी। पर अब क्या लग रहा है अलायंस? मुझे कुछ लगने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ। क्योंकि अभी आपका बयान भी आया था कि वो होते कौन है सीट देने वाले? तो हाँ, कोई भी सीट देने वाला, हमें कौन होता है? हम भिखारी हैं क्या? हम किसी से मांगने जा रहे हैं? हम तो नहीं मांगने जा रहे हैं। किसकी तरफ था इशारा ये? किसी की भी तरफ, जो हमें सीट देने की बात करेगा उसी की तरफ कह रहा हूँ। भिखारी हैं क्या कि तुम्हारे से मांगेंगे हम? अच्छा, अगर अब 27 का इलेक्शन मान लीजिए कि कांग्रेस अकेले लड़ती है यूपी में, हम तो तैयारी कर रहे हैं जी, ये फैसला भी पार्टी का है कि अकेले लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये मेरा नहीं है। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। इलेक्शन का वक्त है और मायावती भी एक्टिव हो रही हैं, कुछ चांसेस हैं उधर? पता नहीं मुझे, अब ये उनको तय करना है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनको तय करना है। क्योंकि आप उस पार्टी में रहे हैं, आप उन्हें मैंने करीब भी उनको रहे सलाह हैं। दी थी जी, कि लगातार पार्टी खत्म हो रही है, ख़त्म ही हो चुकी है लगभग। अब आप 0 पर आउट हो रहे हैं। जी, अब भी अगर आपको चिंतन और मंथन नहीं है तो दलितों को तो देने का काम कांग्रेस ने ही किया ना। दलितों को तो जो भी दिया, नौकरियों में रहा हो, स्पेशल ड्राइव राजीव जी ने चलाई हो, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दे करके दिया हो, जमीनों के पट्टे दिए हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का सपना देखा था उस सपने को पूरा किया हो, ये काम तो सब कांग्रेस ने किए। अभी क्या हो गया? अभी तो संविदा के ऊपर करके इनकी नौकरी खा रहे हैं। इनको नौकरी कोई देना नहीं चाहता। तो जब कांग्रेस आएगी तभी होगा ये मुमकिन। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कमज़ोर तबके हैं हिंदुस्तान में, उनके सवाल होते हैं और उनके जवाब उनको मिलते नहीं हैं। मैं इसलिए बार बार आपसे मुसलमानों की बात करता हूँ, क्योंकि आप हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, दलित भी हैं, तमाम मज़ाहिब के और तमाम जाति के लोग हैं। मुसलमान हाशिए पर है, इसमें कोई शक नहीं है। किस वजह से है? बहुत सारे उसके अपने रीज़न्स हो सकते हैं, सियासी, समाजी, माशी, बहुत सारे रीज़न्स हैं। मुसलमानों को इस वक्त अपनी हालत बेहतर करने के लिए एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कांग्रेसमैन और एज ए मुस्लिम आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मुसलमान बार बार ही कहते हैं कांग्रेस कमज़ोर होगी। आप वोट नहीं दे रहे तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? आप वोट डालना शुरू कर दिए, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, आपके भी हालात बदल जाएंगे। कांग्रेस तो सबके हालात बदल देगी। जो कांग्रेस के आधार होते थे उन्हीं के अंदर टूट हुई ना, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो और तमाम बिरादरी के लोग हों जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था, उसी में टूट है ना। अगर वो सही होकर के करना शुरू कर दें फिर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। तो कांग्रेस खुल के मुसलमानों के साथ क्यों नहीं होती है? खुल के और छुप के रहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। खुल के और छुप कर रहने की ज़रूरत ही नहीं है। खुलकर और छुपने की कहाँ ज़रूरत आ रही है? देश के अंदर रहने वाला चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, सब है तो बराबर ही। देखिए, एक मसला है शिमला में संजौली मस्जिद का। जो मस्जिद का इशू उठा वो कांग्रेस के एमएलए थे। शिमला में कांग्रेस की सरकार, प्रशासन आपके हाथ में, ताकत आपके हाथ में। अच्छा, मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, पूरी मस्जिद इलीगल नहीं है। 2 फ्लोर जो ऊपर के थे वो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे, मुसलमानों को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। सरकार ने इसको अपने हाथ से जाने क्यों दिया? इसको इनिशियल स्टेज पे उसको क्यों नहीं खत्म कर दिया? बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मस्जिद अपनी जगह खड़ी है, बस इतना ही समझ लीजिए। लेकिन हर जुमे को मस्जिद अपनी जगह खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है अपनी जगह पे, लेकिन अपनी जगह खड़ी है, ये समझ लीजिए बस। और अपनी जगह खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। तो हर जुमे को मसला क्यों होता है? इंशाल्लाह। बस सरकार क्यों नहीं रोक पाती है? देखिए, मैंने बता दिया ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसके ऊपर मैं बोलूँगा नहीं।
और ये सवाल इसलिए भी लोग बार बार पूछते हैं क्योंकि 3 बड़े मसले हुए थे बाबरी मस्जिद इश्यूज को लेकर। जिन्होंने पूछने के वाले हैं ना जी, उन्होंने इसे रोकने में कुछ नहीं किया, वो पूछ रहे हैं। हम्म, हम रोकने वालों में हैं, बस हम इसको ज़्यादा नहीं करना चाहता कि मस्जिद अपनी जगह खड़ी है। उसका देखिए, ये मेरे जहन में सवाल, चलिए आप ये सवाल चलिए मैं ही पूछता हूँ आपसे, पूछने वाले छोड़ दीजिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए मुसलमान भी पूछ रहा हूँ सवाल। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े आयाम थे। पहला 49 में जब उसमें मूर्ति रखी गई, दूसरा जब ताला खुला, तीसरा जब मस्जिद शहीद हुई। देश के तीनों मुसलमान में ने कांग्रेस थी सरकार, तीनों ये देश कैसे के भरोसा करे? देखिए, देश के मुसलमान ने बाबरी मस्जिद वाले मामले को एक्सेप्ट करके ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। आप बार बार उसे क्यों कुरेदना चाह रहे हैं? उसको नहीं, मैं कुरेदना नहीं चाह रहा हूँ। देखिए, अभी आपने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया था ना, अप्रिशिएट दैट, हुमायूं कबीर वाला मसला हुआ, ठीक है। ये ऐसा मसला है जिसको कोई, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई भी हो, वो उसको धीरे धीरे मुसलमानों को इमोशनली अटैच करके कोशिश करेंगे उसको इशू को उठाना। कौन कर रहा था वो? अभी हुमायूं कबीर किया है ना। कौन है हुमायूं कबीर? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आपने उसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम भी किया था जी। तो ये मसला अगर हम ये कह दें कि मुसलमान उसको भूल के आगे बढ़ चुके हैं, कोई ना कोई उसको उठाएगा, मुसलमान कैसे उसको खत्म बता तो करेगा? रहा हूं ना, मुसलमान को समझदारी अकलमंदी खुद ही दिखानी पड़ेगी ना। समझदारी तो खुद ही दिखानी पड़ेगी। हुमायूं कबीर जैसे लोगों को एक्सपोज करने का काम मुसलमान को ही करना पड़ेगा ना। जो बीजेपी का झंडा लेकर के बीजेपी का इलेक्शन लड़ रहा हो, आज उसके दिल में कहां से दर्द जाग गया बाबरी मस्जिद का, जब बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों लोगों के साथ वो झंडा लेकर के चल रहा था। आपकी कभी बात हुई हुमायूं कबीर से? मैं क्यों बात करूं ऐसे आदमी से? कई बात ही नहीं है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे आदमी से क्या बात करनी है। बंगाल में क्या आप लोगों का भी वो है, इलेक्शन बहुत बहुत करीब है। बंगाल में लड़ाई है, चल रही है, देखते हैं क्या होगा। बीजेपी एक्टिव है, ऑब्वियसली ममता बनर्जी एक्टिव है, कांग्रेस कहाँ, अभी वहाँ कुछ शुरू नहीं हुआ ज़्यादा कुछ। मैं बंगाल देखता नहीं, मुझे जानकारी नहीं ज़्यादा, लेकिन हम लोग पार्टी के हिसाब से जो पार्टी काम कर रही है कर रहे हैं। हम बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के हवाले से बीजेपी हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती है कि हिंदुस्तान में बहुत बांग्लादेशी मुसलमान आकर रह रहे हैं घुसपैठियों के तौर पे, और ये इल्ज़ाम लगता है सीधे सीधे ममता बनर्जी पे कि वो वहाँ से बुलाती हैं, वोट बैंक बनाती हैं। इतने साल कांग्रेस भी हुकूमत में रही है, आपको लगता है कि बांग्लादेशी कितने होंगे? केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले इसके अंदर ये बताना चाहिए कि कितने बांग्लादेशी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर सीमाएं आपके हाथ में सुरक्षित नहीं है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो नैरेटिव आप बना रहे हो बांग्लादेशी का, तो आप बताओ कितने बांग्लादेशी आपने पकड़े और कितने डिपोर्ट करे? कितने आपने पकड़ लिया और कितने डिपोर्ट कर दिए, बता दीजिए। ये तो आप बताएंगे। 11 साल हो गए आपको सरकार में बैठे हुए, कब तक ये रोते रहेंगे आप? 11 साल 12 साल कोई कम वक्त तो नहीं होता। 12 साल से आप सरकार में, आप बताओ। आप स्टेट गवर्नमेंट का अंदर तो, स्टेट गवर्नमेंट का तो उसमें कुछ लेना देना नहीं, सीमाएं आपके हाथ में है। आप सीधे जो केंद्रीय एजेंसीज को भेजते हो, तो यहां भी केंद्रीय एजेंसीज को भेज के जांच करा ली होती, बता दिया होता। आप नैरेटिव बनाते हो कि करोड़ों हैं, कौन ले लेगा उनको, और कहां है वो, और क्यों खिला रहे हैं हम उनको? अपने लोगों को बांग्लादेशी बताना ये भाजपाइयों की आदत हो गई। उसी से जुड़ा रहता है हमेशा। CA-NRC का पूरा इशू है, मुसलमानों में खौफ है। तो CA-NRC में आपने लागू किया, आसाम में लागू हुआ, कितने बांग्लादेशी हैं बताओ ना? कहाँ हैं वो बांग्लादेशी जो आपने निकाले थे? आप बताओ। अच्छा, इसी चूंकि CA और NRC के नाम पे मुसलमान हमेशा खौफ में रहते हैं। दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो है वक्फ का। जो अमेंडमेंट बिल है उसमें कहा जा रहा है कि अब जो आपके वक्फ की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये मुसलमान के अंदर खौफ है। खौफ नहीं, सही है। ये खौफ का क्या मतलब है? जो वक्फ कानून बना है, उस कानून के अंदर मुसलमान के वक्फ को बर्बाद करने के सारे इंतजाम तो कर दिए उन्होंने। उसमें तो सारे इंतजाम कर दिए। अब हज कमेटी का चेयरमैन भी किसी स्टेट के अंदर मैं देख रहा था, नॉन मुस्लिम बना दिया। उसे बेचारे को हज के अरकान का पता है? हज के अंदर क्या अरकान होते हैं वो पता है उसको। जिसको ये जानकारी ना हो, बेसिक जानकारी ना हो, मैं बार बार कहता था जब JPC में थे, भाई पाकी और नापाकी एक बुनियादी चीज है। एक नॉन मुस्लिम शख्स को पाकी और नापाकी की बुनियादी चीज का पता नहीं होगा, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे वो वक्फ को जान लेगा? क्योंकि वो उसके रिलीजन नहीं है, उसका धर्म नहीं है, वो जान नहीं सकता पूरा। तो वक्फ, CA-NRC, और उससे बड़ा मसला है मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी।
और अभी बरेली में जो आपने देखा इशू हुआ, घर के अंदर नमाज़ पढ़ी गई। नमाज़ पढ़ना गुनाह हो गया, गिरफ्तारियां हो गई, FIR दर्ज। नमाज पढ़ना गुनाह हो गया, किसी के घर के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बंद घर में नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। मंदिरों पर आप बुलडोजर चला दोगे, चूंकि आपके विरोध में लोग गए, उनको आप मारपीट करोगे, शंकराचार्य जी का अपमान करोगे, तो आप ये तानाशाही चला रहे हो। जो आपसे सहमत है उसके सही, और जो आपसे असहमत है उसको आप रगड़ दोगे, यही तो चल रहा है। बट ये बरेली से पहले ही बहुत सारे मसले हुए हैं। कहीं मॉल में किसी ने अकेले में नमाज़ पढ़ ली, किसी अस्पताल में अकेले में नमाज़ पढ़ ली। तो इबादत अब गुनाह की कैटेगरी में आ गया है। इबादत गुनाह की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। ये गुनाह का ये हाँ, वही हम अपनी इबादत को करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। ये संविधान को रौंदना चाहते हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, और संविधान को बदल करके ये देश के अंदर 90% बनाम 10% की लड़ाई रखना चाहते हैं। 90% लोग गुलामी करें और 10% लोग राज करें, इस सिस्टम के ऊपर ये ले जाना चाहते हैं। बट इसमें एक मसला है, मैं सबसे सवाल पर जिससे भी इंटरव्यू करती है सवाल मैं ज़रूर पूछता हूँ, और ये इसलिए पूछता हूँ कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरे जहन में ये सवाल रहता है, मेरे दिल में एक दर्द रहता है। गैर सियासी बातें हैं ये, मैं सियासतदान हूँ नहीं। पार्टी कोई भी हो, सत्ता में हो, सत्ता के बाहर हो, लेकिन जब सोसाइटी में नफ़रत बढ़ती है और जब सोसाइटी में आम लोगों के जहन में डिवीज़न, तकसीम, ये सब आ जाए, तो सरकारें चाहे कोई भी आ जाए, उस सोच को कैसे हम बदल पाएंगे फिर से? देखिए, सोच जिन्होंने पैदा की वही ख़त्म हो जाएगी। ये कोई परमानेंट कुछ भी नहीं होता, परमानेंट कुछ नहीं चलता है। हर चीज़ का एक पीक पॉइंट आता है, उसके बाद डाउनफॉल होता है। अब ये पीक पॉइंट है, इनका डाउनफॉल हो गया। जहन ही किसी का गंदा हो जाए तो कैसे ठीक करेंगे उसको? ये नहीं है सबका, सब थोड़ी ना, सबका नहीं, मतलब जितने लोग यहाँ। बीजेपी को कितना वोट मिल रहा है? 39%, तो 60-62% तो खिलाफ ही है ना। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही अच्छा है? ये नफरत बहुत इंशाल्लाह वक्ती तौर पे है, टेम्परेरी है? ये टेम्परेरी है। चलिए, हम भी यही दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे सरकार जिसकी भी हो, मुल्क में अमन रहे, गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहे। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।